आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है। जी हां, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया है। साथ ही घोषणाओं से लेकर योजनाओं के जो पिटारे हैं वो खुल चुके हैं। बात करें भविष्य के लिए क्या विजन रहेगा और इसका रोड मैप क्या होने वाला है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। क्या कुछ बजट में है और प्रदेश की जनता को इससे कैसे फायदा मिल सकेगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। बात करें इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल जी आज हमारे साथ है। तो पूजा जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि जितना लंबे समय से राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी, आज आखिरकार भजनलाल सरकार और दिया कुमारी जी ने ये जो पिटारा है राजस्थान की जनता के लिए खोल दिया है। तो कितनी खुश हैं आप? मतलब क्या क्या लगा आपको आज का जो फैसला है, कितनी सहमत है इन चीजों से? रितिका जी, पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आपके लोकतंत्र की चौथे स्तंभ को भी। आज इस जनता के लिए जो जनता ने सरकार चुनी और जनता का जो बजट आया है, तो उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग से, हर जिसे कहें सेक्टर के लोगों से बात की और जानने की पूरी कोशिश की कि किसको क्या इस सरकार से आशा है, ऐसा क्या होना चाहिए कि जो विकसित राजस्थान का संकल्प है वो पूर्ण होना चाहिए। निसंदेह आपके चौथे लोकतंत्र के स्तंभ, आप लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, तो आपको भी धन्यवाद। और बहुत शानदार जानदार हिस्टोरिकल बजट के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और हमारी महिला वित्त मंत्री हमारी दिया जी, उनको भी मैं बहुत सारी उनको शुभकामनाएं, अभिनंदन दूंगी कि उन्होंने आम जन का हर एक से जुड़ा हुआ बजट पेश किया है और राजस्थान को उस अग्रणी राजस्थान की श्रेणी में लाने के लिए संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ में, उसको पूर्ण करने के संकल्प के साथ में इस बजट को आज लोगों के बीच रखा है। बहुत बहुत सही बात कही मैम आपने। और सबसे पहले तो हम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इस चर्चा परिचर्चा में, हमारे खास कार्यक्रम में। आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि आज जो मैम का शेड्यूल था, आज काफी टाइट था, फिर भी मैम हमारे कहने से आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं चर्चा परिचर्चा का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मैडम कि महिला से जुड़े मुद्दे की हम थोड़ी सी बात करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज देने की बात कही गई है। बात करें पूरे देश में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए माँ वाउचर योजना, महिला चिकित्सा पर फोकस किया गया है। तो कैसे देखती हैं आप ये पूरी घोषणा को, बजट को कैसे देखती हैं आप? देखिए, आपने नोट किया होगा रितिका जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी तो ऐसा पहली बार हुआ कि मैं महिला हितैषी या महिलाओं के लिए जिस तरह से सोच है भारतीय जनता पार्टी की, उसका एक झलक आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने उज्ज्वला योजना लाना, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छेड़ना, शौचालय जैसा निर्माण। अब ये देखिए, बहुत रूट लेवल पे महिलाओं की वो परेशानी में, और आप उस दौर से गुजरे हैं। आज रोड शो कहीं हम फंस जाते हैं, टॉयलेट्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, छोटे वो इशू, वो एक गैस का चूल्हा, हो सकता है बोलने में वो गैस का चूल्हा है, लेकिन वो गैस का चूल्हा उसके ना केवल स्वास्थ्य को ठीक कर रहा है, वो उसके बच्चों के लिए समय निकाल रहा है, वो उसके हाथों के हुनर को एक पंख दे रहा है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आज बार बार अभिनंदन वंदन करने का मन करता है मोदी जी को। इसलिए नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से, शायद मुझे लगता है इस देश की हर एक नारी जिसको जब ये पता चला होगा या चलता होगा या जिसको जानकारी है कि वो लड़कियां जो लगभग 850 के आसपास आ गई थी ओवरऑल बहुत सारे प्रदेशों में, आज वो लड़कियां 1000 लड़कों पर 1020 हुई हैं। ये सोशल रिफॉर्म, यानी केवल हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, नारी शक्ति वंदन, बिल्कुल शक्ति वंदन से उसको उसके ऐसी चीजों से, रितिका आप सोच सकते हैं कि कितने ऐसे कानून, कितनी ऐसी जहाँ जरूरत लगती है कि शायद कोई औरत होती तो हमारी भावनाएं रख सकती है। बिल्कुल सही बात, शक्ति वंदन से समझ पाती, इस चीज को समझ, शक्ति वंदन। देखिए, सरकारें आए या ना आए, हम चुनाव में गए, हम जीत कर आए, जनता का आशीर्वाद है, बाय द वे नहीं आते, लेकिन दोनों सदनों में पारित करा के मोदी जी ने हमें उस कानूनी स्थिति तक भी, उस सदन के कानून बनाने वाली जगह पर भी खड़ा किया। तो इस तरह से महिलाओं को, आपने पोषण अभियान आपने देखा होगा, हम ये सब पहले ही चला चुके हैं। मैं आज की बजट को आपको पुराना से कोरिलेटेड कर रही हूँ कि ये सब हमने केंद्र में जो हमारी सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की थी, हमारी योजनाओं को लागू नहीं करते थे। इनको लगता था कि पीएम का नाम होगा या ये भाजपा के खाते में जाएंगी, तो हम ये सब काम पहले ही कर चुके हैं। और मैं महिला मोर्चे में हूँ राष्ट्रीय में, तो हम ये आंगनबाड़ी में आप पोषण आहार वितरित करना, उनके लिए ये आइडियल आंगनबाड़ी बनाने पर काम करना, ये सब हम कर रहे हैं लगातार केंद्र के साथ। आज जब जनता ने आशीर्वाद दिया,
और विशेषकर मैं हमेशा बोलती हूँ रितिका जी, नारी शक्ति का आशीर्वाद स्पेशल मोदी जी को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो आज जब सरकार दी तो हम हर एक उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ियों को सक्षम बनाना, आपने आज बजट में देखा होगा नई आंगनबाड़ी खोलना हर विधानसभा पर, है ना, और महिला सशक्तिकरण पे काफी जोर दिया गया है। तो ये हमारा ही काम है, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने वो पालिका फोर्स के लिए गठन करने का वो किया 500, तो ये चीजें कि चाहे एसएसजी ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगी रितिका जी, एसएसजी ग्रुप इस देश में जो देश की आज जीडीपी है, और आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बने हैं ना इस विश्व की, इस देश की जीडीपी में 18% योगदान एसएसजी ग्रुप का है। और आप और भी जानकारी आपकी बढ़ाऊंगी, मोदी जी के आने से पहले 10 साल तक ये एसएसजी ग्रुप थे, उनसे केवल 2 करोड़ औरतें जुड़ी थी, और आज 11 करोड़ औरतें जुड़ी हैं। 11 करोड़ महिलाओं ने 18% देश की जीडीपी को बढ़ाया है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखे, महिला का सशक्तिकरण केवल एक पीएम या एक राष्ट्रपति या कोई मुख्यमंत्री या मंत्री बनने से नहीं होगा। मोदी जी का विजन है, अगर हमारी वित्त मंत्री महिला है, हमारी राष्ट्रपति महिला है, तो मेरे नीचे जो एसएसजी गांव की रूट्स में जो अपने हाथों के ओनर को एक जिसे कहते हैं पहचान के साथ में उससे आर्थिक नियोजन भी करना चाहती है, उस महिला का भी ध्यान रखने का काम किया। ये सशक्तिकरण है, ये मजबूती है। आपसे बातचीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ है और हम चाहेंगे कि ये चर्चा परिचर्चा थोड़ी लंबी चले, क्योंकि आज जो हम आपके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं वो साफ झलक रही है। महिला सशक्तिकरण की बात है और आखिरकार ये खुशी बनती भी है। आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम थोड़ी सी बात करें आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, लखपति दीदी योजना में 5 लाख से बढ़कर 15 लाख कर दिया गया है, यानी अब अगर हम बात करें ज्यादा महिला सशक्त हो सकती हैं, क्या कह सकते हैं आप इस पर? देखिए, एक आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने पहले जब पिछली सरकार थी उस बजट में घोषणा की थी, हम 2 करोड़ बहनों को देश भर में लखपति दीदी बनाएंगे, और वो अगले बजट में ही उन्होंने अगले उसमें इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये संख्या हम 3 करोड़ तक लेकर जाएंगे। राजस्थान में इसका जो हमें जो टास्क था वो 11 लाख का था। अब ये अपनी सरकार होने का, ये अपनी मजबूती का ये काम है कि उस टास्क को हमने और आगे तक लेके गए, उसे 15 लाख किया। यही जो लखपति दीदी हैं, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें, आज आपको मैं बताऊंगी रितिका जी, बहुत सारी ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जिन्होंने छोटी शुरुआत करी। राजस्थान का एग्जाम्पल है बाड़मेर की रूमा जी, हाँ बिल्कुल, जो आज विश्व की जानी मानी पर्सनैलिटी हो गई। 100% आप देखिए कि जब गांव से आती हैं, और जब वो लंदन में सदन में बैठकर ब्रिटिश लोगों के सामने वो बातें रखती हैं, तो ये जो सशक्त हुआ है, तो ये सशक्तिकरण कुछ महिलाओं तक ना रह के लाखों तक पहुंचे। मैंने आपसे कहा ना, जीडीपी को चलाने वाली वो गांव की सबसे रीढ़ की हड्डी मजबूत, वो सशक्त बने, वो लखपति बनेगी ना, तो आप, और ये आप मानते हैं, मैं और आप दोनों महिलाएं, लेकिन अगर ये पुरुष भी इस चीज को मानते हैं कि घर के बजट को या घर के जिसको कहते हैं ना चारों तरफ उस सर्किल को चलाने वाली अगर बेस्ट मैनेजर है, अगर बेस्ट कोई वित्त प्रबंधन कर सकती है तो महिला कर सकती है, पुरुष कभी नहीं कर सकता। तो वो 15 लाख अपनी गांव की जब महिलाएं, आप देखिए जब लखपति होंगी तो आप सोच सकते हैं ना, ये आर्थिक संबलीकरण, ये महिला का सशक्तिकरण, ये समाज का सशक्तिकरण होने जा रहा है। आपने सही कहा, एक परिवार भी उससे जो है वो एकजुट रहेगा, और सशक्तिकरण की बात बिल्कुल आपने सही की। हम साथ में ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की रसोई को लेकर इस बजट में कुछ दिया गया है, सरल भाषा में समझाना चाहेंगी आप कुछ? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार संभाली, अंतरिम बजट से पहले उनको जो हमने सिलेंडर का वादा किया, वो उनकी रसोई के खर्चे को उसने हल्का किया। दूसरा, पेट्रोल डीजल के भाव बाकायदा राजस्थान की सरकार ने तुरंत प्रभाव से बैट उस पर कम किया, और आज सीएनजी पर आप देख रहे हैं, सीएनजी वाहन बहुत चलने लगे हैं, उसको जिस तरह से कम किया है तो वो उनके रसोई के खर्चे को कम करेगा। और जो महिला सशक्तिकरण पर जिस तरह से काम किया, खड़ा करने का काम मैंने आपसे, नीचे की महिला को मजबूती देना, उसकी सुरक्षा पे काम करना। और आज महिलाएं काम से निकलती हैं, बहुत सारी महिलाओं को हमारे घर के लोग इसलिए काम नहीं करने देते, सुरक्षित माहौल नहीं है, बिल्कुल माहौल खराब है। इस सुरक्षा वाले मुद्दे पर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो ये सब महिलाओं को कहीं ना कहीं उसकी रसोई को, उसके परिवार के पूरे बजट को और उसकी समाज में उसकी उपस्थिति के होने के एहसास को मजबूती देने का काम करते हैं। सारा ताना बुना
कहते हैं ना कि कोई आज एग्रीकल्चर में आप देखिए जिस तरह से आप रूरल हम, क्योंकि ये केवल शहरों से नहीं बनता है राजस्थान, पूरे गांव जब तक, और जब गांव सक्षम है, भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। आप देखिएगा इस बजट में किस तरह से किसानों को ये 8,000 की घोषणा 6,000 से बढ़ाकर तो हमने पहले ही कर दी थी, लेकिन आज उन्हें ब्याज मुक्त ऋण देने की बात हो, अच्छे बीज देने की बात हो, इवन पशुपालकों को आप देखिए ऊंट को लेकर बात हो, राजस्थान में हमारा राजस्थान का पशु है, और उनको भी जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम करने के लिए ऋण देने का काम किया है, पशुपालकों को उन्हें 20,000 का अनुदान देने का काम किया। ये सब काम ये किसको फायदा देते हैं? फाइनली आप देखिए अगर पुरुष बहुत अच्छे से चलता है तो घर की गृहिणी बहुत अच्छे से चल पाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं, ईज ऑफ डूइंग, महिला का ईज ऑफ डूइंग रहना चाहिए लाइफ का। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट में प्रावधान करके की है, दी है उस चीज को, जो कि बिल्कुल साफ तौर पर बजट में इस बार देखा जा सकता है, और जो लोग हैं काफी खुश भी हैं इस बजट से। पूजा जी थोड़ा बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, बात करें 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 साल में बनाए जाएंगे। इस साल 40,000 सेल्फ ग्रुप बनाए गए हैं। बात करें इन्हें 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा। इसे समझना चाहेंगे कि क्या ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ग्रुप बनाए जाएंगे? एसएसजी ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जो अपनी सहायता अपने हुनर के दम पर खड़े होते हैं, ये दम है। मैं आपको कोइंसिडेंटली पहले जिक्र मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र किया कि ये वो इसको विस्तार में स्पाइन कॉर्ड है हमारे जैसे रूरल बैकग्राउंड की जो इस इकोनॉमी को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जीडीपी में जिनका 18% योगदान है, अगर इनको ऋण मिलेगा तो आप देखो इनके हुनर को, उस काम को विस्तार करने का, उस काम को बढ़ाने का इनको मौका दिया जा रहा है। और जब ये समूह में बहनें काम करती हैं तो बड़ी आसानी से इनके बैंकों से इनको जो सरकार ने मानदेय राशि देनी होती है काम करने के लिए, और केवल 2.5% उनका ब्याज है। आप देखिए कि ब्याज रखा, लेकिन वो इतना कम रखा कि उसको पैसे को, वो साइकिल चलाने में उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी अगर इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिस्ट इसको समझ जाएगा, जो लोग बैंकिंग साइकिल को बहुत अच्छे से फॉलो करने लग जाते हैं, उसको चलाने लग जाते हैं, तो वो आप मानिएगा कि वो जो अर्थतंत्र है हमारा, वो उसको मजबूती देने का काम करते हैं, और उनकी अपनी रेपुटेशन को बैंक के सामने खड़ा बहुत अच्छे से करते हैं। तो 300 करोड़ रुपया ये काम करेगा। अब भविष्य में जाके मैं आपको बताऊं 3 लाख करोड़ तक का, क्योंकि आप उस रूट की बहन को मजबूत कर रहे हो जिसके हाथ में भारत का, देखिए लोकल फॉर वोकल पर प्रधानमंत्री जी लगातार फोकस कर रहे हैं। अब आप देखिए ये लोकल फॉर वोकल है। इवन मैं आपको यहाँ और जोड़ना चाहूंगी, एक जेम पोर्टल बना रखा है केंद्र में, हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी जी की ने, जिस पर कोई भी व्यक्ति, अगर मेरे हाथों में, अरे आपके हाथों में, किसी देहात में सुदूर, वो चाहे पूर्व में रहने वाली बहन हो, और चाहे कहीं छत्तीसगढ़ में रह रही हो, राजस्थान में कहीं भी रह रही हो, वो उस पर अगर अपने प्रोडक्ट को डाल देती है और उस पर अपनी कीमत डाल देती है, तो सरकारी खरीद में कहीं उसके लिए किसी ये जो आपके टेंडर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा वहां से लिए जा सकते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका ये छोटा टास्क नहीं है। आप इसकी दूरदर्शिता में आपको बताना चाहूंगी, ये 300 करोड़ रुपए किस तरह 3 लाख करोड़ की भूमिका निभाएंगे भविष्य में। ये वहां पर अपने प्रोडक्ट को, अपने हुनर को डालेंगी, वहां से परचेजिंग, लोगों तक पहचान होगी। और लोकल फॉर वोकल, भारत में असीम आर्टिजन्स हैं, अनेक तरह के। आप अपनी जिस राजस्थान में हम बैठे हैं, आपने देखा होगा यहाँ कपड़े से लेके, लाख से लेके, गोटा पत्ती, चूड़ी, चप्पल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो इन चीजों को प्रोत्साहन देने का भी ये तरीका है। और ये स्वयं सहायता समूह, स्वयं की सहायता से अपने आत्मविश्वास से भरी नारी शक्ति को आप खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, घर पे बैठ के काम करती हैं महिलाएं। घर पे बैठ के आप देखिए, एक औरत की अगर कमाई 8-10 हजार रुपए होती है, तो आप उसके अपने आत्मविश्वास को सोच सकते हो, परिवार में उसके योगदान को सोच सकते हो, एक कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। तो वो एक, ये भारत का वो भविष्य तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्ति है। इसको शक्ति वंदन को मोदी जी ने संबोधित भी किया था बंगाल से, और ये संयोग की बात है कि मैं उसकी इंचार्ज भी थी शक्ति वंदन की। तो ये बहुत बड़ा संभावनाओं से, अपार संभावनाओं से भरा ये एसएसजी ग्रुप का काम है, जो मजबूती देगा देश को और महिलाओं को। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा एक बड़ा गंभीर मुद्दा है पूजा जी, आप भी सहमत होंगी कुछ बातों से, कि देखिए महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, तो आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के 3 बड़े मुद्दे थे, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, और राजस्थान में क्राइम रिकॉर्ड जो था उसने ग्राफ तोड़ दिया है, जैसे कि आप सुनती रहती होंगी खबरें। अगर हम बात करें बीते 6 महीनों में महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस रिजल्ट जो है वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि अगर मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि थोड़े समय पहले मैंने ही ये न्यूज पढ़ी थी और हमने सुनी भी थी
कि जालोर की पूर्व भाजपा विधायक अमृता मेघवाल के साथ ससुराल पक्ष की ओर से मारपीट का मामला सामने आया था, काफी गंभीर आरोप लगे। तो एक महिला होने के नाते आपसे जानना चाहूंगी कि उनकी पीड़ा को आप बेहतर समझ सकती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी, या मुझे लगता है कोई भी नारी किसी भी इस तरह की घटना का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, ना करते हैं, ना भविष्य में कभी करेंगे। नारी का सम्मान सर्वोच्च है, नारी की अस्मिता सर्वोच्च है, और हम उस संस्कृति के लोग भी हैं जहाँ महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा लोग अपनी जान पर भी खेलते हैं। पूजा जी, तो मैं ये सवाल इसलिए एक मैं आपको बीच में काटना चाहूंगी कि मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि चलिए अभी तो 6 महीने भजनलाल सरकार को आए, पर इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्राइम रेट में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं जिस तरह से तुरंत प्रभाव से एसआईटी का गठन था, या आज भी महिला सुरक्षा को लेके जिस तरह से एक कहते हैं कानूनी तत्परता दिखाई गई कि कोई घटना हो तो उसको बहुत तेजी के साथ पे उस पर काम किया जाए, बहुत तेजी के साथ उस पर एक्शन लिया जाए। ये काम 6 महीने में भजनलाल जी ने जरूर किया, क्योंकि जो राजस्थान पूरे देश में रेप केस में, महिला उत्पीड़न में, महिला अत्याचार में, जो राजस्थान 6 महीने पहले पूरे देश में नंबर 1 और नंबर 2 पर रह चुका है, वो राजस्थान आज कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, आप देखते देखिए कभी किसी का मर्डर हो गया, किसी को भी मार दिया, भट्टी में झोंक दिया, किसी के गोली मार दी, किसी का हाथ काट दिया, किसी को कुएं में फेंक दिया। ये सब जो घटनाएं थी, आप ये कंपैरिजन देखिए कि कहीं किसी का मर्डर हो रहा है। आपने राजस्थान को वो शरणस्थली बना रखा था कि पुलिस का, कानून का भय खत्म हो गया था। किसी भी जिसे कहते हैं किसी भी राज्य में अगर कानून का भय खत्म हो जाए तो वो समझ लीजिए वो राज्य फिर वो जनता के लिए सुरक्षित रहता नहीं है। ये जो भरोसा उठा था लोगों का, जो भरोसे को कायम करने का पूरी तरह से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सरकार संभालते के साथ में हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से, चाहे वो नकल की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, तुरंत कड़े एक्शन लिए गए और उसके हिसाब से काम किए गए और उसका परिणाम भी आया। पर जैसे कि मैम, हमने यही हाल फिलहाल में ही, जैसे कि आपको मैंने किस्सा बताया मेघवाल जी का, जिनको आपको मैंने बताया, तो उनके साथ अगर पार्टी की प्रवक्ता होकर, पार्टी से जुड़े होकर एक महिला होकर उनके साथ इस तरीके का किस्सा हो रहा है, तो जो आम महिलाएं हैं वो कहाँ जाएं? क्योंकि पहले तो हम ये कह सकते थे, अगर हम बात करें कि कांग्रेस की सरकार थी, क्राइम था, पर 6 महीने से ज्यादा हो चुकी है, भजनलाल सरकार आ गई है, पर अभी तक आपको बताना चाहूंगी कि उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये देरी क्यों हो रही है? अगर हम बात, कई बार क्या होता है ना जी, स्थिति ऐसी होती है कि परिवार में बातचीत का सिलसिला चल रहा होता है, कोई स्थिति कर दी जाए, एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा रही थी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी सुनवाई तक नहीं की गई है। देखिए, महिला विधायक वो हमारी, बिल्कुल हमारी पार्टी की नेता है और विधायक भी रही हुई है, तो एक पार्टी की तरफ से ऐसा कभी वो हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कहीं वो उनके नाम के आगे पूर्व लग गया हो तब उनकी सुनवाई नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, अगर ऐसा ही होता कि केवल जनप्रतिनिधि जो प्रेजेंट है उन्हीं के लिए ताकत है, तो शक्ति वंदन बिल नहीं आता। ये आम महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए, या कानून है, कानून का कानून राज कायम हर एक आम भारतीय के लिए, आम राजस्थान के वासी के लिए। तो उसमें ऐसी कभी कोई जैसे कहते हैं हम जिसे दो हाथ करना कहें या क्या कहें कि पार्शियलिटी जिसे कहा जाता है, कोई नहीं करेगा कि वो पूर्व हैं तो उनके साथ ऐसा। एक आम औरत भी जाएगी तो उसकी भी सुनवाई होगी। थोड़ा सा इस विषय को मुझे जानकारी उतनी समझ में नहीं आ रही है, ये मुझे मुद्दा पता है, लेकिन उस पर एक्शन लेने की बात हुई थी। अभी उसमें क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि नहीं दर्ज हुई है, दर्ज नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं जरूर इस पे कि मैं हमेशा हर उस पीड़ित उत्पीड़ित महिला के साथ में, बिल्कुल इसीलिए मैं उस पीड़ित उत्पीड़ित हर महिला के साथ हूँ जिसके साथ कहीं भी ज्यादती की गई है और कहीं भी उसके सम्मान से खिलवाड़ किया गया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में ना मैं स्वयं और मुझे पता है मेरी भारतीय जनता पार्टी भी कभी कहीं पीछे नहीं रहेगी। लेकिन आपका ये विषय, मैं जरूर इस विषय पे जानकारी लूंगी। ठीक है, हम बात करें, देखिए कामकाजी जो महिलाएं हैं, हॉस्टल्स और पेइंग गेस्ट की सुविधा के लिए भी सहायता दी जाएगी, ऐसा सुना गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सुविधाएं तो चलिए मान लिया दिए जाएंगे, पर क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए भी कोई ठोस कदम उठता दिखाई देगा? देखिए, आप आज आपने देखा था कि ये केवल ना केवल हॉस्टल्स कामकाजी बहनों के लिए बहुत जरूरी है, उसकी भी बहुत राजस्थान में कमी है। और हमने इसीलिए जो हमारा जो 500 हमारी पेट्रोलियम यूनिट है, पालिका पेट्रोलियम यूनिट, वो इसीलिए बनाई गई है। कोई भी कामकाजी औरत, कोई भी लड़की जो पढ़ने जा रही है या अपना कोई भी काम करने जा रही है, कुछ भी हुनर सीखने जा रही है, वो टेक्निकल है, कुछ भी करने जा रही है, टेक्निकल एजुकेशन है कुछ हो, तो ये जो हमारी
पालिका पेट्रोलियम यूनिट है ये यही काम करेंगी कि उनकी सुरक्षा के लिए, यूं देखिए महिला थाने हर जिले में, या महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून, या महिला सुरक्षा के लिए पर मैम तत्परता, क्राइम रेट तो लेकिन बढ़ता जा रहा है जयपुर की अगर हम ये बात करें। इसीलिए इस तरह की पालिका पेट्रोलियम यूनिटों को तुरंत प्रभाव से 250 अब इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं और ये 500 तक हम लेके जा रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी क्राइम करने का सोचे, उनको कहीं भी अत्याचार करने का सोचे तो उसमें कानून का डर भय निरंतरता से बना रहे, उसको ये पता रहना चाहिए कि इसके खिलाफ में उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, कार्रवाई होगी, जेल जाएगा, बंद किया जाएगा और जो उचित कानून के नियमों में उसको दंड मिलना चाहिए वो भी दिया जाएगा। क्योंकि क्राइम रेट की सवाल मैम, क्योंकि इस बात से आप भी सहमत होंगी कि महिला होने के नाते भले आप कितना कामकाज मिल रहे हो, सहायता कितनी भी सरकार से आपको कुछ भी मिल रही हो, इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको सुरक्षा कैसी दी जा रही है। क्योंकि देखा होगा आपने कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जो रेप केसेस वगैरह हैं, ये इसका जो क्राइम रेट है ये बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और मैं जयपुर की बात कर रही हूँ, एक के बाद एक आपने देखा होगा पूजा जी, हर 2 दिन छोड़ के, 2 दिन ना कहूं तो मैं कहूं 6 दिन बाद, हफ्ते भर बाद आप एक केस जरूर सुनती होंगी। सबसे बड़ी बात है कि उस पूजा जी उस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए रितिका जी, जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग हमेशा से, आपने देखा अगर इस मुद्दे को लेकर हम आए थे कि देश में जिस तरह से राजस्थान का क्राइम रेशो जो देश में नंबर 1 पे राजस्थान को लेकर आए थे, तो उसी प्रतिबद्धता के साथ में हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ ना केवल कोई अत्याचार झेला जाएगा, हम उनके ऊपर इस तरह के उनके स्वाभिमान मान के खिलवाड़ को तो छोड़िए, हम इकोनॉमी की भी कोई उन पे उत्पीड़न ना हो उसके लिए सशक्त करने का हम काम कर रहे हैं। ये अच्छी तो पहल इस है। तरह के जो चीजें तो कभी ना बर्दाश्त की है ना करेंगे। जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आएगी, पार्टी की जो सरकार है ये पूरी तरह से नारी शक्ति के साथ खड़ी है, महिला हितैषी सरकार है, वो सरकार है जो 50% इस आबादी को हर महीने में, मैंने आपको ये हर महीने इसलिए कहा है कि आकाश से लेके पाताल तक, जेट उड़ाने तक, ऐसा कोई सेगमेंट सेना से लेके कहीं और तक जहां महिलाओं पर आज तक रोक थी, भारतीय जनता पार्टी ने हर उस दरवाजे को तोड़ा है, हर उस दरवाजे को खोल दिया है जहां नारी की या लड़कियों की एंट्री पर रोक थी। उन सब जगह उनकी प्रेजेंस 100% होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हम उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार, जिसके लिए आपने अगर देखा हो तो पॉस्को कानून में फांसी का जो प्रावधान लेकर आए, वो पूरा हमारे संविधान में कानून को बदलाव करके ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आए। तो बच्चियों पर और महिलाओं पर कोई भी अपराध, उसमें कोई भी कोताही भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, मैं कह रही किसी भी कीमत पर नहीं बरतेंगे। और जितना होगा कानून, पुलिस, सबको मुस्तैदी के साथ में सरकार काम करके महिला सुरक्षा पर अपने आप में जिसे कहते हैं संपूर्ण समर्पण प्रतिबद्धता के साथ में काम करेगी और दिखाएगी और कर रही है। पूजा जी आगे जानना चाहेंगे कि पर्यटन की अगर हम बात करें, पर्यटन दृष्टि से राजस्थान एक महत्वपूर्ण और बड़ा प्रदेश है, इकोनॉमी में भी इसका एक बड़ा योगदान रहता है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड बनाया जाएगा। सरकार के इस कार्यालय में पर्यटन के विकास पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें, प्रदेश में 20 पर्यटन स्थलों पर करीबन 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। मेरा आपसे बड़ा सवाल ये है, और काफी सवाल जो है गंभीर भी है, कि पर्यटन क्षेत्र को लेकर हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान, लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, वो भी इस श्रेणी में नहीं आया है। कंपैरेटिवली राजस्थान को मैं कुछ एक विगत वर्षों में थोड़ी घटनाएं ज्यादा हो गई थी, अदरवाइज राजस्थान बड़ा शांत प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले हमारे यहाँ ये मर्डर और ये सब जो हुए थे, कानून के खस्तान में गुंडे बाहर से लोग आके यहाँ पर, मैं कहूँ ना, जब एक स्थिति ऐसी हो जाती है ना, जब कानून का राज कायम नहीं रहता, तो जो जिस तरह का हालत कांग्रेस के शासन में रहा, जीरो टॉलरेंस नीति लेकर आई है आपकी पार्टी, इसीलिए लेकर आए कि जो राजस्थान की एक इमेज थी शांत प्रदेश, इवन मैं आपको कहूंगी रितिका जी, राजस्थान में जो लोग ट्रांसफर लेकर भी आ जाते थे वो यहाँ बस जाते थे, इस प्रदेश की मानस बना लेते थे, वो यहाँ बस जाते थे कि यहाँ शांति है, लोगों में बहुत प्रेम है, इसलिए एक दूसरे का साथ देने का वो है। तो निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंसी के साथ में जिस तरह से सरकार कड़े कानूनी प्रावधानों को और कानून को मुस्तैदी से लेके, चाहे शासन व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था, मुस्तैद करके काम कर रही है। टूरिज्म, राजस्थान को देखो विरासत में हमें सांस्कृतिक बहुत सारी, उसके साथ में टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ बहुत संभावना, अपार संभावना जिसे कहते हैं। और अभी हाल ही में आपने इस साल देखा होगा, सरकार बदलने के साथ में हमारे
जो टूरिस्ट है वो पिछले बार से 1.5 गुना बढ़े। ये एकदम से पिछले मैं आपको 4 महीनों का ग्राफ बता रही हूँ। तो ये जो टूरिज्म है हमारा, हमारे यहाँ बहुत सारे जो किले हैं, हमारे राजस्थान की खूबसूरती है, चाहे वो आप जयपुर की बात हो, चाहे जोधपुर की बात, विदेश तक से सैलानी आते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग को लेके आज राजस्थान बहुत बड़ा, जैसे कहे दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हमारा राजस्व एकत्रित करने का बहुत बड़ा एक वो जरिया बन चुका है। तो टूरिज्म के ऊपर पूरा फोकस हमें रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जो टूरिज्म के ऊपर अपनी पूरी इकोनॉमी चलाते हैं। तो राजस्थान तो, भारत तो खैर हर तरह की खूबसूरती से विभिन्नता, यहाँ बर्फ से लेके, पहाड़ से लेके और ग्रीनरी से लेके, यहाँ डेजर्ट है, सब कुछ है। और हम खुश नसीब हैं कि राजस्थान भी इन सारी खूबसूरतियों से भरा हुआ है। डेजर्ट है, झीलें हैं, हमारे किले हैं, हमारा अपना हुनर है। इन सबको देखने लाखों लाखों लोग हमेशा से आते हैं। तो टूरिज्म को सरकार को नियोजन करना था कि इतना बड़ा हमारे ऊपर कर्ज छोड़कर पिछली सरकार गई है, तो हमें अपने एसेट्स को, अपने संसाधनों को एकत्रित करके उनको नई शक्ल देकर, उनको नया, जैसे कहते हैं, धार देकर हम मार्केट में लेकर आएंगे। तो निश्चित तौर पे टूरिज्म आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो ये हमारे राज्य की इनकम बढ़ेगी। तो जन कल्याणकारी जो हमारे काम है, योजनाएं जो हम लेकर आए, वो तभी तो पूरी कर पाएंगे। वरना आप ये बताइए, कर्ज लेके कब तक घी पिएंगे? कर्ज को चुकाना भी होता है, कर्ज को हमें कम भी करना होता है, लेकिन जनहित के कामों को रोका नहीं जाता। तो मुझे विश्वास है कि टूरिज्म राजस्थान की इकोनॉमी में एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे पूजा जी कि बजट की अगर हम बात करें, बजट में सरकार ने अगले 5 साल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है, जो कि काफी बड़ी बात है। लोग काफी समय से इस चीज का इंतजार भी कर रहे थे। तो हम बात करें, प्रदेश के हर नागरिक पर 70,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज भी है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि नई भर्तियों की जो घोषणा है, अमली जामा पहनाया जा सकेगा इस पूरी बात को? बिल्कुल पहनाया जा सकेगा रितिका जी। देखिए, एक घर में जब हम बजट बनाते हैं, पूरा हमें भी अंदाजा होता है ये इनकम है, हमें ये काम करना है, तो कितना सरकारें कर्ज लेती हैं। और आपको बताऊं, पिछले 5 साल में हमारा कर्ज दुगना हो गया। जो 36,000 पिछली भाजपा की सरकार में छोड़ा गया था, आज वो 70,000 प्रति व्यक्ति कर्ज पहुंच चुका है। लेकिन कर्ज को चुकाना, मैंने आपसे कहा ना, कर्ज को चुकाना भी है और इस तरह से निवेश को आमंत्रित करना और अपने संसाधनों का उपयोग करना। कृषि प्रधानता है राजस्थान की, तो आप देखिएगा एग्रीकल्चर के लिए इतने इनोवेशन इसलिए किए गए हैं, या इस तरह से कि हम अपनी कृषि की आय को बढ़ा पाए, या जैसे टूरिज्म पर फोकस है, औद्योगिकरण पे फोकस है, इंफ्रा पे फोकस किया गया है, स्किल पे फोकस किया गया है, एमएसएमई के माध्यम से करना। तो युवा केवल इस पे डिपेंड ना रहे कि उसको सरकारी नौकरी मिले, इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि हमने 10 लाख वो भी टारगेट रखा है, उसके स्किल को और उसके काम को इस तरह से खड़ा करना। तो ये जो हमें प्रदेश का युवा है, कर्ज रहेगा तो उसके डर से हम ऐसा तो नहीं, कहाँ तक डूबे। देखा जाए तो हर आदमी पे कर्ज को भी चुकाएंगे, कर्ज को भी चुकाएंगे, इस तरह का मैनेजमेंट करेंगे। अभी आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी इन्हीं दिनों में हमारी जीएसडीपी जो है, जो इनके कांग्रेस के टाइम में पिछली उसमें 11.50 थी, वो अभी हमारी इस 6 महीने की सरकार में 12.56 हुई है। तो ये इनकम बढ़ाना, इस चीज को हम और बढ़ाएंगे, मतलब ना हर सेगमेंट पे ध्यान देना, हर किसी पे फोकस करना, और छोटे-छोटे पॉइंट्स पे आम जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो ये कैसे चलेगा? नया परिवार, नया समाज, नया सिस्टम है। तो कर्ज को मैनेज करते हुए, उसको घटाते हुए और अन्य रिसोर्सों से हम पैसा कलेक्ट करते हुए एक विकसित मजबूत राजस्थान बनाएंगे। और जो संकल्प लिया है भाई $350 बिलियन की डॉलर की हमारी इकोनॉमी बनाने का, उस पर भी हमें इसी तरह से फोकस देना होगा। ठीक है, और दर्शकों को बताना चाहूंगी कि देखिए, युवाओं के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्रामों के जरिए 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। अटल उद्यमी योजना के तहत स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ रुपए के विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथ ही कॉलेजों में बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। पूजा जी, 1-2 सवाल आपसे मैं और जानना चाहूंगी साथ में, कि काफी सारी चर्चा आज हमने आपसे की, पर हम ये साथ में ये जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी को खत्म किया जाएगा। उसके लिए करीबन बताया जा रहा है 45
1000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ये सब तो ठीक है, पर हम ये जानना चाहेंगे कि किसानों की बड़ी समस्याओं में बिजली कटौती भी शामिल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछली सरकार ने जिस तरह से बिजली में बेतहाशा राज्य के कोष को खराब किया, मैं इसे खराब करना कहूंगी। हमारी ही चीज आपने गलत डिसीजन, गलत समय पे आपके डिसीजन लेने के कारण आप उसको महंगी करके अपनी ही चीज को दूसरों को हम दे रहे हैं और उसको तिगने पैसे देकर हम लोग उसको ले रहे हैं। तो इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमने अपने परंपरागत माध्यमों से लगभग 20,600 मेगावाट उस बिजली को तैयार किया है। अक्षय ऊर्जा के माध्यम से हम 36,000 मेगावाट की बिजली की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, इस पूरे टेन्योर में जिस तरह की हालत थी राजस्थान में, अगर ये सरकार भारतीय जनता की पार्टी की ना आती ना, तो शायद आपको गर्मी, किसानों की छोड़िए, शहरों में बिजली मिलना मुश्किल हो जाती। लेकिन हमने हर कीमत पे किसी भी तरह से मैनेज करके लोगों तक बिजली पहुंचाई और 1,45,000 नए कनेक्शन कृषकों को जो वेटिंग में सबको दिए जाएंगे, ताकि मैंने कहा ना कि एग्रीकल्चर ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप अपने संसाधनों का सदुपयोग करिए, और इनके रहते हुए जो दुरुपयोग हुआ था तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम हुआ कि आज राजस्थान इतने कर्ज में डूबा है। जब हम सदुपयोग करेंगे और उसे प्लान वे में उसका उपयोग करेंगे, तो आप निश्चित मानिए ना बिजली की कमी आएगी। पानी पर भी आप देखिए सरकार का फोकस है और सड़क पर सरकार का फोकस है। मैं आपको पहली बार बता रही हूँ कि बजट में शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, उद्योग से लेके, इंफ्रा से लेके और टूरिज्म से लेके, पर्यावरण से लेके, हर एक क्षेत्र को, चाहे वो पशु की बात हो और चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, हर किसी को, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, हर भर्ती करने की कोशिश। तो ये जो एक कोशिश की गई है कि पूरे समाज ने, यानी पूरे राजस्थान की जनता, हर सेक्टर, हर वर्ग की जनता ने वोट दिया, ये विश्वास जताया कि हमें एक सुशासन वाली सरकार चाहिए। तो सबको लेके काम करना और सारी वादाओं को, सारी दुविधाओं को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जनता ने जो भरोसा जताया उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूजा जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस पूरे बजट में वो कौन से 3 मुख्य मुद्दे आपको लगते हैं जो वाकई में आपकी नजर में युवा, महिला, गरीबी और किसानों का भला कर सकेंगे? तीनों क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिशें की है, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई से लेके किसानों के लिए जिस तरह से काम किया, 8,000 रुपए करना और उनको उसमें ब्याज मुक्त ऋण कुछ एक किसानों को देना। इसी तरह महिलाओं को 15 लाख लखपति दीदी बनाना, है ना, ये एक बहुत बड़ा ये काम होगा। युवाओं के लिए जो किया है वो, उसके साथ में बहुत सारी तकनीकी शिक्षा और ये सब में ये काम करना, टैबलेट बांटना बाकी। लेकिन मैं एक काम कहूंगी, एक जो स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी है ना, ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा जनता के भले के लिए ये भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें अच्छा बजट पेश किया गया है, ओवरऑल कहना चाहेंगे। बिल्कुल, हर किसी के लिए। कहते हैं ना, ये जब एक महिला जब घर में, आपने देखा होगा, खाना बनाती है तो किसी को कमी नहीं पड़ने देती। परिवार के चाहे कितने ही सदस्य क्यों ना हो, चाहे उसमें बुजुर्ग लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और वो उसी बजट में वो किसको कम मसाला देना है, किसको ज्यादा चाहिए, किसकी आपूर्ति किस माध्यम से होगी, किसको घर में दूध चाहिए, किसको घर में सब्जी ज्यादा चाहिए, किसके लिए घी ज्यादा चाहिए, किसको बच्चा बढ़ रहा है, जैसे खेल तक का ध्यान सरकार ने रखा है, तो उसको ड्राई फ्रूट्स की जरूरत है। तो वो हमारी राजस्थान की वित्त मंत्री आदरणीय दिया जी ने हर थाली में उसके स्वाद का, उसके स्वास्थ्य का, उसके स्वाद और स्वास्थ्य का, उसके जीवन के पूरे प्रभाव को देखते बजट में प्रावधान करने की संपूर्ण प्रयास किए। और मैं मानती हूँ हिस्टोरिकल, एक बहुत सफल बजट, जिसने हर एक की खुशियों का, हर एक के इन्वॉल्वमेंट का, हर एक को कुछ ना कुछ राहत पहुंचे, इसका संपूर्ण ध्यान रखा है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे खिलाड़ी हो, और चाहे जिसे कहते हैं पशुपालक, जैसे बहुत सारे सेगमेंट एक में आ जाते हैं। उस एक हर एक का काम किया है कि कैसे गरीब की थाली में वो जो अन्नपूर्णा रसोई है, हमने केवल क्वालिटी ही नहीं, रितिका जी, हमने क्वांटिटी पर भी ध्यान दिया। हमने अन्नपूर्णा रसोई की क्वालिटी सुधारी, 400 ग्राम से 600 ग्राम तक उसको, उनके भोजन की मात्रा को किया है। उस गरीब को जो नहीं कमाता, उसको उस अन्नपूर्णा माँ उसको वहाँ भरपेट भोजन दे, कम पैसों में, जो आपको पता है कि उसके पेट भरना चाहिए। तो वो हर एक कोशिश की है कि कोई इस प्रदेश में भूखा ना सोए, और एक विकसित राजस्थान बनने का जो संकल्प है, जो विकसित भारत के साथ में जो हमारा विजन है, उसको पूर्ण करते हुए बढ़े, और ये जिसे कहते हैं एक शानदार, जानदार, बढ़ता हुआ राजस्थान बने, उसके लिए संपूर्ण कोशिश की गई है। ठीक है मैडम, एक आखिरी पूजा जी आपसे मैं सवाल जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें
बजट में जो भी घोषणाएं हुई हैं उन्हें धरातल पर उतारना भी जरूरी है। ऐसे में प्रदेश की जनता को भरोसा दिला पाएंगी कि ये सारी घोषणाएं पूरी होंगी, क्योंकि आप पार्टी से हैं। डेफिनेटली मैं उस पार्टी से हूँ जहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप 10 साल से केंद्र की सरकार दे रहे हैं। आपको अगले साल फिर आना बिल्कुल है, आना है, बिल्कुल आना है, मुझे पता है। हमारी जनता को जवाब देंगे। जनता के जवाबदेही वाली ये सरकार है। जिस योजना का वो जैसे कहते हैं कि उसका पत्थर रखते हैं, उसका लोकार्पण भी वही करते हैं। तो हम उसी टारगेट को लेके जनता के बीच में कि हम जो लेकर गए हैं उसको 100% पूरा करने की बात करें। आपने अगर देखा होगा तो अभी जो हमारा अंतरिम बजट जो आया था पिछला, उसमें से हम लगभग 70% जो हमने उस समय घोषणा की उनको पूरा किया। तो जनता के प्रति हम जवाबदेही के साथ में और जिस विश्वास को उन्होंने दिया है उनके सेवक के रूप में काम करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। तो कहते हैं जब नीयत अच्छी हो तो नियति भी साथ देती है। तो जो सोर्सेज जो प्लान किया है, तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान और एक मजबूत राजस्थान बनेगा। और ना केवल जनता का भला होगा, ना केवल प्रत्येक वर्ग का भला होगा, एक नई मिसाल, नई इबारत इस मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित कर दिखाएगी। बहुत बढ़िया। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे। और बजट तो काफी अच्छा पेश किया गया है। जिस तरह के सर्वे आज हमने पूरे दिन में बजट पेश होने के बाद देखा है, जनता जो है काफी खुश है इस फैसले से। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी फैसले लिए गए हैं धरातल पर भी सरकार इस पे काम करे। सरकार भली किसी की भी, वो आम जनता की सेवा के लिए, आम जनता की मूलभूत सुविधाएं जो है वो पूरी होनी चाहिए। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। आपको आगे भी जाना था, पर पूजा जी ने काफी अच्छे से चीजों को समझाया, बातचीत की। आज हमारे चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान थी बीजेपी से। तो पूजा जी हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा परिचर्चा में आप हमारे लिए अपना समय जरूर निकालिए और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहें। चर्चा परिचर्चा इस तरीके से हमारी जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपको। तो ये थी हमारे साथ चर्चा परिचर्चा में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्र जी। पूजा जी हमारे स्टूडियो में आए, आज काफी सारी उनसे बातचीत की, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, फिर किसी चर्चा परिचर्चा में। अभी के लिए देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार। शिक्षा प्राप्त करने वाला